हेलो एवरीवन। आज हम चैप्टर वर्क पावर एंड एनर्जी स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछता हूँ एंड देखते हैं आपको इनके आंसर्स पता है या नहीं। शायद आपने मेले में ऐसी एक मशीन देखी हो जिसमें एक तरफ हथौड़े से मारने पर दूसरी तरफ एक ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर उछल जाता है। तो क्या आप जानते हैं ये कैसे होता है? शायद आपने मेले में रोलर कोस्टर भी देखा होगा। रोलर कोस्टर को पहले धीरे धीरे खींचकर मशीन से ऊपर लेकर आया जाता है और फिर वहां से उसे छोड़ दिया जाता है। तो बिल्कुल भी वेलोसिटी ना होते हुए भी वो पूरा कर्व फॉलो करते हुए अपनी पाथ कंप्लीट कर लेता है। तो आपने सोचा है ऐसा क्यों होता है? इस चैप्टर के बाद हम इन सभी क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए नॉलेज गेन कर लेंगे। अब हम हमारा फर्स्ट टॉपिक स्केलर प्रोडक्ट पढ़ते हैं। आप पिछले चैप्टर्स में वेक्टर के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम वेक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन के बारे में भी पढ़ेंगे। तो वेक्टर्स को हम किसी स्केलर क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं एंड इसके बारे में आप पढ़ चुके हैं। हम वेक्टर को किसी दूसरी वेक्टर क्वांटिटी के साथ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। वेक्टर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो दो टाइप के प्रोडक्ट्स होते हैं। पहला टाइप है डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट। जब हम वेक्टर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करें और इससे यदि हमें स्केलर क्वांटिटी प्राप्त हो तो इसे हम डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। डॉट प्रोडक्ट को हम एक डॉट के द्वारा डिनोट करते हैं। वेक्टर के साथ मल्टीप्लिकेशन का सेकेंड टाइप है क्रॉस प्रोडक्ट। जब वेक्टर्स के प्रोडक्ट का रिजल्ट एक नया वेक्टर हो तो इसे हम क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट को हम एक क्रॉस के साइन से डिनोट करते हैं। इस चैप्टर में हम सिर्फ डॉट प्रोडक्ट के बारे में पढ़ेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट के बारे हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। यदि हमारे पास कोई दो नॉन जीरो वेक्टर्स ए एंड बी हैं और हमें उनका डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो इस डॉट प्रोडक्ट को हम ए डॉट बी से रिप्रेजेंट करते हैं। यदि इन दोनों वेक्टर का बीच का एंगल थीटा है तो हम इनके डॉट प्रोडक्ट को मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा से डिफाइन करते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि डॉट प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकली क्या मतलब होता है। यदि हम किन्हीं वेक्टर ए एंड बी के डॉट प्रोडक्ट ए बी कॉस थीटा का ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखें तो यह वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड एंड वेक्टर बी के वेक्टर ए पर प्रोजेक्शन का प्रोडक्ट है। यदि हम इसके विपरीत वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड एंड वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रोजेक्शन का मल्टीप्लिकेशन करें तो भी रिजल्ट सेम ही रहेगा, ए बी कॉस थीटा बी ए कॉस थीटा। इससे हम समझ सकते हैं ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। इसका मतलब है कि डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। अभी तक पढ़े हुए कॉन्सेप्ट के बेस पर एक कॉन्सेप्ट टेस्ट करते हैं। क्वेश्चन में हमें दो वेक्टर दिए हैं ए एंड बी, उनका मैग्नीट्यूड दिया है और उनके बीच का एंगल दिया है। हमें ए एंड बी का डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना है। यहाँ पर आप इस वीडियो को 2 मिनट्स के लिए पॉज करें, क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करें, फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। चलिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। हमें पता है ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा होता है। यह हमारे पास ए एंड बी का मैग्नीट्यूड और इनके बीच का एंगल थीटा दिया हुआ है। इन सभी वैल्यूज को फॉर्मूला में रखकर सॉल्व करें तो हमें ए डॉट बी का आंसर 12 मिलेगा। चलिए इसी कॉन्सेप्ट पर एक और क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें यूनिट वेक्टर्स के स्वयं के साथ और एक दूसरे के साथ डॉट प्रोडक्ट्स फाइंड करने हैं। तो यहाँ आप इस वीडियो को पॉज करें और खुद से इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। हम जानते हैं कि यूनिट वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड
1 होता है और कोई भी वेक्टर स्वयं के साथ 0 डिग्री के एंगल पर होता है। तो सबसे पहले i डॉट i फाइंड करते हैं। i डॉट i में मैग्नीट्यूड और cos 0 की वैल्यू डालने के बाद हमें i डॉट i की वैल्यू 1 मिलती है। इसी तरह j डॉट j की वैल्यू और k डॉट k की वैल्यू भी हमें 1 के बराबर मिलेगी। नेक्स्ट हम इन वेक्टर्स का एक दूसरे के साथ डॉट प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। तो हमें पता है i एंड j एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं और इनका मैग्नीट्यूड 1 होता है और cos 90 की वैल्यू 0 होती है। इसलिए i डॉट j 0 के बराबर होगा। इसी तरह j डॉट k और k डॉट i भी 0 के बराबर होगा। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं, जब वेक्टर्स को कंपोनेंट फॉर्म में दिया हुआ हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट कैसे फाइंड करते हैं। तो हमें यहाँ पर दो प्लेन वेक्टर a एंड b दिए हुए हैं। तो इसका डॉट प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए हम इनकी कंपोनेंट्स को सिंपली मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हम जानते हैं i डॉट i एंड j डॉट j 1 के बराबर होता है और i डॉट j 0 होता है। ये वैल्यूज पुट करने पर हमें a डॉट b की वैल्यू ax bx प्लस ay by मिलेगी। इसी प्रकार यदि हमें ये वेक्टर्स 3 डायमेंशन में दिए हो तो भी इसी प्रकार से मल्टीप्लाई करके a डॉट b फाइंड कर सकते हैं। 3 डायमेंशन के लिए हमें a डॉट b की वैल्यू ax bx प्लस ay by प्लस az bz मिलेगी। अब हम इस कॉन्सेप्ट के बेस पर एक कॉन्सेप्ट टेस्ट करते हैं। हमें यहाँ दो वेक्टर्स a एंड b कॉम्पोनेंट फॉर्म में दिए हुए हैं। हमें इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल और इनका डॉट प्रोडक्ट a डॉट b फाइंड करना है। यहाँ पर इस वीडियो को 3 मिनट्स के लिए पॉज करें, खुद से ये क्वेश्चन सॉल्व करें, फिर हम इसे डिस्कस करेंगे। हम जानते हैं कि a डॉट b को ax bx प्लस ay by प्लस az bz की तरह लिख सकते हैं। अब हम क्वेश्चन से वैल्यूज इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो हमें मिलेगा a डॉट b इज इक्वल टू 61। हम जानते हैं a डॉट b इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b cos थीटा होता है। हमें अभी a डॉट b इज इक्वल टू 61 मिल गया है। इससे हम कह सकते हैं cos थीटा इज इक्वल टू 61 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a एंड मैग्नीट्यूड ऑफ b। अब हमें मैग्नीट्यूड ऑफ a एंड मैग्नीट्यूड ऑफ b फाइंड करना है। मैग्नीट्यूड ऑफ a √29 के बराबर है, मैग्नीट्यूड ऑफ b √155 के बराबर है। इस वैल्यू को फॉर्मूले में पुट करने के बाद हमारे पास आता है cos थीटा इज इक्वल टू 61 अपॉन अंडर रूट ऑफ 4495। तो हम कह सकते हैं थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 61 अपॉन अंडर रूट ऑफ 4495। आई होप आपको ये मेथड समझ में आ गया होगा। अब हम स्केलर प्रोडक्ट्स की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि किन्हीं भी दो नॉन जीरो वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होने के लिए ये मस्ट कंडीशन है कि उनका डॉट प्रोडक्ट 0 हो, क्योंकि जब वे परपेंडिकुलर होंगे तो उनके बीच का एंगल 90 होगा और cos 90 की वैल्यू 0 होगी। सेकेंड प्रॉपर्टी है कि यदि किसी वेक्टर a का a से ही डॉट प्रोडक्ट 0 है तो यह तभी संभव है जब वेक्टर a का मैग्नीट्यूड 0 हो या वेक्टर नल वेक्टर हो, क्योंकि कोई भी वेक्टर खुद के परपेंडिकुलर नहीं हो सकता है। एंड लास्ट प्रॉपर्टी है कि स्केलर प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करते हैं। यदि a डॉट b प्लस सी प्रकार का डॉट प्रोडक्ट दिया हुआ हो तो हमें उसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करके a डॉट b प्लस a डॉट c भी लिख सकते हैं। अब हम एक वीडियो से देखेंगे कि
एंगल थीटा के साथ डॉट प्रोडक्ट किस प्रकार से वेरी होता है। यहाँ हमें दो वेक्टर OB और OA दिए हुए हैं और उनके बीच का एंगल थीटा दिया हुआ है। आप देख सकते हैं जैसे कि एंगल थीटा बढ़ता है, ये डॉट प्रोडक्ट OA डॉट OB कम होता जा रहा है और जैसे ही एंगल थीटा 90 से बढ़ता है, ये वैल्यू नेगेटिव होने लग जाती है। अब हम हमारा अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि है वर्क। तो मैं सबसे पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि वर्क क्या है। आप अपना होमवर्क कर रहे हैं और होमवर्क करते समय आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन आता है, तो क्या वो एक वर्क है? कोई व्यक्ति एक हॉरिजॉन्टल पाथ पर पानी की बाल्टी लेकर एक समान गति से जा रहा है, तो क्या ये वर्क कर रहा है? एक व्यक्ति एक कुर्सी को हाथ में कई मिनट तक उठाकर रखता है, क्या वह वर्क कर रहा है? तो इन सभी क्वेश्चंस का आंसर नो है। साइंस की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग इनमें से कोई भी वर्क नहीं कर रहा है ना ये आश्चर्य की बात? तो साइंस की लैंग्वेज के अनुसार जब किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं एंड उस ऑब्जेक्ट का उस फोर्स की डायरेक्शन में कोई डिस्प्लेसमेंट हो, या हम प्रिसाइसली कहें तो फोर्स के पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का डिस्प्लेसमेंट हो, तब हम कहते हैं कि वर्क इज डन बाय दैट फोर्स, या उस फोर्स के द्वारा कार्य किया जा रहा है। अब हम वर्क को मैथमेटिकली डिफाइन करेंगे। इसके लिए हम एक कंडीशन लेते हैं कि एक बच्चा अपनी खिलौना कार को एक रस्सी की सहायता से खींच रहा है। यहाँ हम देख सकते हैं कि खिलौना कार का डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एंड फोर्स एक एंगल थीटा पर लग रहा है। तो हम फोर्स के हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शन में कंपोनेंट ले लेंगे। तो चूंकि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है एंड वर्टिकल डायरेक्शन में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, इसलिए वर्क सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के कारण ही होगा। अतः यहाँ पर वर्क इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट एस। इसको हम डॉट प्रोडक्ट के रूप में भी लिख सकते हैं, W इज इक्वल टू एफ डॉट एस, अर्थात डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वर्क डन। अभी तक आपने जो पढ़ा है, क्या आप उसके अनुसार ये बता सकते हैं कि वर्क वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी? तो आप जानते हैं कि डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट स्केलर क्वांटिटी होता है एंड वर्क फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट है, इसलिए हम कह सकते हैं वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है। अब मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछता हूं कि वर्क की यूनिट एंड डायमेंशन क्या है। तो आप जानते हैं कि वर्क फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का मल्टीप्लिकेशन है, अतः वर्क की यूनिट न्यूटन मीटर होगी। इसको जूल भी कहा जाता है। वर्क का डायमेंशन ml/t-2 होता है। अब हम वर्क के नेचर के बारे में पढ़ेंगे। वर्क कुछ कंडीशंस के अनुसार पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो कुछ भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि किन कंडीशंस में वर्क डन पॉजिटिव होता है। जब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 0 डिग्री या 0 डिग्री से बड़ा हो तथा 90 डिग्री से छोटा हो, तो वर्क डन पॉजिटिव होता है। यहाँ पर हम यह भी कह सकते हैं कि फोर्स का एक कंपोनेंट उसी डायरेक्शन में होना चाहिए जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जब हम जमीन से कोई वस्तु उठाते हैं तो हमारे द्वारा लगाया गया फोर्स तथा वस्तु का डिस्प्लेसमेंट दोनों ऊपर की तरफ है, यानी सेम डायरेक्शन में है। इससे हम कह सकते हैं यहाँ पे वर्क डन पॉजिटिव है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि वर्क डन नेगेटिव कब हो सकता है। दिए हुए फोटो में आप देख सकते हैं कि ब्लॉक का मोशन ऊपर की साइड है, यानी उसका डिस्प्लेसमेंट ऊपर की साइड है। उस पे ग्रेविटी का फोर्स नीचे की साइड पे लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो हम कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट और फोर्स का
डायरेक्शन ऑपोजिट है, यानी इनके बीच का जो एंगल है वो ग्रेटर देन 90 डिग्री है। इस केस में हम कह सकते हैं कि वर्क डन नेगेटिव होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे कि वर्क डन जीरो कब होता है। वर्क डन जीरो तब हो सकता है जब डिस्प्लेसमेंट जीरो हो, जैसे कि इस केस में एक जना दीवार के ऊपर फोर्स लगा रहा है पर वो दीवार मूव ही नहीं हो रही है, तो हम कह सकते हैं इस केस में वर्क डन इज जीरो। नेक्स्ट केस देखते हैं जब वर्क डन जीरो हो सकता है, अगर डिस्प्लेसमेंट और फोर्स की डायरेक्शन के बीच में एंगल 90 डिग्री हो, तो cos थीटा 90 जीरो के बराबर हो जाएगा। उस केस में हम कह सकते हैं वर्क डन जो कि F डॉट S होता है उसका आंसर जीरो हो जाएगा। अब हम वर्क पर बेस्ड सिंपल कॉन्सेप्ट टेस्ट करते हैं। तो हमारे क्वेश्चन में एक बॉक्स पर 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री एंगल पर, एंड इस फोर्स के कारण यह बॉक्स 3 मीटर डिस्प्लेस होता है। तो इस फोर्स के द्वारा किए गए वर्क को आपको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर इस वीडियो को 2 मिनट्स के लिए पॉज करें और इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। यहाँ पर फोर्स के दो कंपोनेंट्स लें तो हम देखेंगे कि कंपोनेंट F cos थीटा डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है, अतः वर्क इज इक्वल टू F cos थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट होगा। फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करके जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें वर्क डन 22.5 जूल्स के बराबर मिलेगा। अभी तक हमने वर्क पढ़ा है जिसमें सिर्फ कांस्टेंट फोर्स अप्लाई हो रहा हो। अब वेरिएबल फोर्स के लिए हम वर्क कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वेरिएबल क्या होता है। जब कोई क्वांटिटी किसी दूसरी क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही हो तब हम कहते हैं कि वह वेरिएबल है। इसी प्रकार किसी वस्तु पर लगने वाले बल का मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन टाइम के साथ चेंज हो रहा हो तो हम उसे वेरिएबल फोर्स कहते हैं। जैसे हम इस बॉक्स के लिए डिस्प्लेसमेंट के साथ फोर्स को वेरी होता हुआ देख सकते हैं। फोर्स F1, F2, F3, F4 और F5 की वैल्यू लेता जा रहा है जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है। एग्जाम्पल के लिए फोर्स यदि टाइम के रिलेशन F इज इक्वल टू 2t के अनुसार तथा डिस्प्लेसमेंट के साथ F इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के अनुसार वेरी हो रहा हो तो हम उसे इस प्रकार ग्राफ के द्वारा दिखा सकते हैं। वेरिएबल फोर्स का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल स्प्रिंग फोर्स है। आप सभी ने कभी स्प्रिंग को खींचा होगा, तो आप जानते होंगे कि जैसे जैसे स्प्रिंग को खींचते हैं उसको आगे की ओर और अधिक खींचना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स इसके मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ आप देख सकते हैं F इज प्रोपोर्शनल टू -x। यहाँ पर माइनस साइन का मतलब यह है कि स्प्रिंग फोर्स हमेशा मीन पोजीशन की ओर लगता है, अतः जब इसको बाहर की ओर खींचते हैं तो स्प्रिंग फोर्स अंदर की ओर लगता है, और जब इसको अंदर की ओर दबाते हैं तो स्प्रिंग फोर्स बाहर की ओर लगता है। यानी स्प्रिंग फोर्स मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है। यहाँ पर जब हम प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हैं तो स्प्रिंग फोर्स F इज इक्वल टू -kx के बराबर प्राप्त होता है। इसे हम स्प्रिंग फोर्स के लिए हुक्स का लॉ भी कहते हैं। यहाँ पर K स्प्रिंग कांस्टेंट होता है। K जितना बड़ा होता है स्प्रिंग उतनी ही स्टिफ होती है, और K जितना छोटा होता है स्प्रिंग उतनी ही सॉफ्ट होती है। स्प्रिंग फोर्स के लिए हम मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट के साथ ग्राफ ड्रॉ करें तो हमें वो एक स्ट्रेट लाइन मिलता है। वेरिएबल फोर्स के लिए वर्क डन का जनरल फॉर्मूला डिराइव करेंगे। यहाँ पर दिए गए ग्राफ के अनुसार
वेरिएबल फोर्स Fx एक बॉक्स पर लग रहा है और इसके कारण ये बॉक्स xi से xf तक डिस्प्लेस होता जा रहा है। यदि हम इस पाथ से इनिशियल पोजीशन की x डिस्टेंस पर एक बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट डेल्टा x लें तो हम इस डेल्टा x डिस्प्लेसमेंट के लिए फोर्स को लगभग कांस्टेंट मान सकते हैं। अतः डेल्टा x डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन डेल्टा w इज इक्वल टू fx डेल्टा x होगा, जो कि इस ग्राफ में x डिस्टेंस पर डेल्टा x विड्थ का एरिया भी है। इस तरह यदि हम xi से xf तक बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स लेकर उनके लिए वर्क डन कैलकुलेट करें तो उनका सम करें तो यह लगभग टोटल वर्क डन के बराबर होगा। अतः W will be approximately equal to sigma xi to xf fx delta x। यदि हम यह कंसिडर करें कि डेल्टा x टेंड्स टू 0 तो हम इस समेशन को इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अतः वर्क डन विल बी इंटीग्रेशन ऑफ fx dx फ्रॉम xi टू xf। यह फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व के अंडर xi टू xf तक के एरिया के इक्वल होगा। अब हम किसी स्प्रिंग के एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा 0 से xm तक के डिस्प्लेस करने में स्प्रिंग फोर्स के द्वारा किए गए वर्क डन को कैलकुलेट करेंगे। तो वर्क डन के जनरल फॉर्मूला W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ fx dx फ्रॉम xi टू fx में वैल्यूज पुट करें तो हमें W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ fx dx फ्रॉम 0 टू xm प्राप्त होगा। हम जानते हैं कि स्प्रिंग फोर्स Fs इज इक्वल टू माइनस kx होता है। अतः W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू xm माइनस ऑफ kx dx होगा। इसको इंटीग्रेट करने पर हमें स्प्रिंग द्वारा किया गया वर्क W इज इक्वल टू माइनस हाफ kx स्क्वायर m प्राप्त होता है। स्प्रिंग के लिए वर्क डन को हम स्प्रिंग फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ के नीचे का एरिया कैलकुलेट करने से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम वेरिएबल फोर्स द्वारा किए गए वर्क डन के बेस पर एक कॉन्सेप्ट टेस्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि ग्राफ के अनुसार वेरी हो रहे फोर्स के कारण एक वस्तु 4 मीटर डिस्प्लेस हो रही है एंड उसके लिए हमें वर्क कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर इस वीडियो को 3 मिनट्स के लिए पॉज करें और इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। हम जानते हैं कि वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स इज एरिया अंडर द फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व। इस ग्राफ में हम 0 टू 4 मीटर तक का एरिया कैलकुलेट करेंगे जिससे हमें वर्क डन मिल जाएगा। तो यहाँ पर इस ग्राफ को हमने 3 एरियाज में डिवाइड कर दिया है। पहला है ट्रायंगल OAD, सेकेंड है रेक्टेंगल ABDE एंड थर्ड है ट्रायंगल EBC। अतः वर्क डन इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल OAD प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABDE प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल EBC। इस प्रकार हम 2 ट्रायंगल और एक रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करके सम करते हैं तो हमें वर्क डन इज इक्वल टू 15 जूल्स प्राप्त होता है। चलिए अब एक और कॉन्सेप्ट टेस्ट सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमें फोर्स डिस्प्लेसमेंट के फंक्शन के रूप में दिया हुआ है एंड हमें x इज इक्वल टू 3 से x इज इक्वल टू 9 तक डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क कैलकुलेट करना है। यहाँ पर वीडियो को 3 मिनट्स के लिए पॉज करें और इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने का प्रयास करें। हम जानते हैं कि वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ fx dx फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू
फाइनल पोजीशन होता है। इसमें हम फोर्स की वैल्यू x² पुट करें और इसको इंटीग्रेट करें फ्रॉम 3 to 9, तो हमें आंसर W इज इक्वल टू 234 जूल्स प्राप्त होता है। आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। इसमें हम कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के द्वारा किए गए वर्क के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम सबसे पहले कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में पढ़ते हैं। तो कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स होते हैं जिनके द्वारा किया गया वर्क सिर्फ ऑब्जेक्ट की इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस पर डिपेंड करता है, ना कि उसके द्वारा फॉलो किए गए पाथ पर। अतः यदि कोई ऑब्जेक्ट कंजर्वेटिव फोर्स के अंडर मूव करके वापस अपनी इनिशियल पोजीशन पर आ जाता है, तो इस क्लोज लूप के लिए कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डन 0 होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स एंड स्प्रिंग फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स के एक अच्छे एग्जांपल्स हैं। अब हम कंजर्वेटिव फोर्स पर एक एक्सपेरिमेंट देखेंगे। यहां पर एक ब्लॉक को पाथ ए से बी, पाथ बी से सी, पाथ सी से डी पे जब मूव करते हैं तो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी -45 किलो जूल्स मिलता है। सिमिलरली इस ब्लॉक को जब पाथ ए टू सी एंड सी टू डी पे मूव करते हैं तो भी वर्क डन -45 किलो जूल्स प्राप्त होता है। तो हम देख सकते हैं दोनों केसेस में टोटल वर्क डन सेम है। इससे हम कह सकते हैं कि ग्रेविटी एक कंजर्वेटिव फोर्स है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स होते हैं जिसके केस में वर्क डन पाथ के ऊपर डिपेंड करता है, ना कि इनिशियल और फाइनल पोजीशंस पर। इसका एक अच्छा एग्जांपल फ्रिक्शन फोर्स है। अब हम फ्रिक्शन फोर्स के लिए वर्क डन का एक एग्जांपल देखेंगे। एक सरफेस जिसका फ्रिक्शन कांस्टेंट म्यू है, इस सरफेस पर एक ऑब्जेक्ट को ए से बी तक पहले एक सीधे पाथ के थ्रू ले जाया जाता है और इसके बाद इसको एक पाथ ए सी बी के थ्रू ले जाया जाता है। तो यहाँ पर पाथ ए बी की लंबाई कम है एंड ए सी बी की लंबाई ज्यादा है। अतः फ्रिक्शन द्वारा किए गए वर्क का मैग्नीट्यूड पाथ ए सी बी के लिए पाथ ए बी से ज्यादा होगा। अब हम कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स पर बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं। हमें क्वेश्चन में दिया है कि एक बॉल को ग्राउंड से ऊपर की ओर फेंका गया है और जब ये लौटकर वापस ग्राउंड पर आ जाती है तो ग्रेविटेशन के द्वारा किए गए टोटल वर्क डन को कैलकुलेट करना है। यहाँ पर वीडियो को 1 मिनट के लिए पॉज करें और इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। हम जानते हैं कि ग्रेविटेशन एक कंजर्वेटिव फोर्स है, अतः सेम इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ग्राउंड के लिए टोटल वर्क डन 0 होगा। इसको हम इस तरह से कैलकुलेट करके भी समझ सकते हैं। चलिए एक और कॉन्सेप्ट टेस्ट करते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक 10 kg के बॉक्स को ए टू बी तक पाथ ए बी एंड पाथ ए सी डी बी के थ्रू ले जाया जाता है। तो इन दोनों सिचुएशन में फ्रिक्शन द्वारा किया गया वर्क डन कैलकुलेट करो। यहाँ पर वीडियो को 3 मिनट्स के लिए पॉज करें और इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। तो सबसे पहले हम फ्रिक्शन फोर्स को कैलकुलेट करेंगे। हम जानते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स F इज इक्वल टू म्यू एम जी होता है। यहां से F इज इक्वल टू 20 न्यूटन मिलेगा हमको। हम जानते हैं कि फ्रिक्शन हमेशा मोशन को ऑपोज करता है, अतः जब डिस्प्लेसमेंट ए टू बी की ओर हो रहा होगा तो फ्रिक्शन फोर्स बी टू ए की ओर लग रहा होगा। दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू पाई एंड वर्क डन बाय फ्रिक्शन फॉर ए टू बी इज -80 जूल्स। इसी तरह ए सी डी बी पाथ में भी प्रत्येक
पॉइंट पर डिस्प्लेसमेंट फ्रिक्शन के बीच एंगल पाई होगा। तो हम कह सकते हैं W ACdB इज इक्वल टू -240 जूल्स।